नमस्ते और स्वागत है मास लीडर में। मैं हूँ श्रुति और मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मास लीडर पर हम नेतृत्व, राजनीति और शासन की दुनिया में गहराई से उतरते हैं, उन कहानियों और रणनीतियों का विश्लेषण करते हैं जो हमारे राष्ट्र और दुनिया को आकार देती है। चाहे आप एक विद्यार्थी हों, एक वर्किंग प्रोफेशनल या बस कोई जो समाजों के नेतृत्व और शासन के तरीकों में रुचि रखता हो, आप सही जगह पर है। प्रभावशाली नेताओं के जीवन का विश्लेषण करने से लेकर जटिल राजनीतिक संरचनाओं को समझाने तक, हमारा लक्ष्य आपको जानकारीपूर्ण, दिलचस्प और विचारोत्तेजक वीडियो प्रदान करना है। हमारा मानना है कि नेतृत्व और शासन को समझना एक जागरूक और सशक्त नागरिक बनने की कुंजी है। तो, अगर आप इस यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे नवीनतम वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको हमारी वीडियो मूल्यवान लगे, तो लाइक और शेयर जरूर करें। मास लीडर समुदाय में आपका स्वागत है, जहां हम ज्ञान और सशक्तिकरण में आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत की कहानियां में, जहां हम आपके लिए हमारे देश के इतिहास, संस्कृति और शासन व्यवस्था की रोचक कहानियां लाते हैं। आज हम भारत की राजनीतिक संरचना के दिलचस्प संसार में प्रवेश करेंगे। तैयार हो जाइए हमारे संघीय संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक विशाल और विविधता से भरे देश की, जहां हर कोने में विभिन्न संस्कृतियां, भाषाएं और परंपराएं मिलती है। यह देश है भारत। इतने विविध देश को शासन करने के लिए हमारे संस्थापकों ने एक अनोखी राजनीतिक संरचना बनाई। आइए समय में पीछे चलते हैं और इस रोचक कहानी को समझते हैं। 1940 के दशक के अंत में एक समूह दूरदर्शी नेताओं ने दिल्ली में इकट्ठा होकर भारत का संविधान तैयार किया। उनका उद्देश्य था ऐसा ढांचा तैयार करना जो हर नागरिक के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सुनिश्चित करे। वे केंद्रीय प्राधिकरण और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्ति संतुलन चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने एक संघीय संरचना अपनाई। संघीय प्रणाली में शक्ति केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभाजित होती है। संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि कौन से विषय किस सरकार के अंतर्गत आते हैं। आइए इसे विस्तार से समझें। संघ सूची, इसमें रक्षा, विदेश मामले, रेलवे जैसे विषय शामिल हैं, जिन पर केवल केंद्रीय सरकार का अधिकार होता है। राज्य सूची, इसमें पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि जैसे विषय आते हैं, जिन्हें राज्य सरकारें संभालती है। समवर्ती सूची, इसमें शिक्षा, विवाह जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जिन पर केंद्रीय और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है। लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्रीय कानून प्रभावी होता है। अब हम संसदीय प्रणाली के बारे में बात करते हैं। इस प्रणाली में कार्यपालिका शाखा अपनी वैधता विधायिका से प्राप्त करती है और इसके प्रति उत्तरदायी होती है। इस संरचना के शीर्ष पर भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो राज्य के सांकेतिक प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। हालांकि राष्ट्रपति के पास विशेष शक्तियां होती है, खासकर आपातकाल के समय, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, जो सरकार के प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा में बहुमत पार्टी के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और वे देश को चलाने और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। भारत की संसद द्विसदनीय है, जिसका अर्थ है कि इसमें 2 सदन होते हैं। लोकसभा, जनता का सदन, निचला सदन, जहां सदस्यों का सीधे जनता द्वारा चुनाव होता है। इसकी अधिकतम क्षमता 552 सदस्यों की है और यह मुख्य विधायी निकाय है। राज्यसभा, राज्यों की परिषद, ऊपरी सदन, जिसमें सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं द्वारा होता है और कुछ को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है।
इसकी अधिकतम क्षमता 250 सदस्यों की है और यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अब हम न्यायपालिका शाखा के बारे में बात करते हैं। भारत में एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली है जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। इसके बाद राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और स्थानीय स्तर पर जिला न्यायालय आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है और यह सुनिश्चित करता है कि संविधान का पालन हो। उच्च न्यायालय राज्य विशिष्ट कानूनी मामलों को संभालते हैं, जबकि निचली अदालतें स्थानीय और दीवानी आपराधिक मामलों को निपटाती है। तो यह राजनीतिक संरचना महत्वपूर्ण क्यों है? यहाँ कुछ कारण हैं। 1. लोकतांत्रिक शासन। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए हो। 2. संघवाद। केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का संतुलन बनाता है, विभिन्न क्षेत्रों की विविध आवश्यकताओं को समायोजित करता है। 3. कानून का शासन। एक स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से कानून की सर्वोच्चता बनाए रखता है, सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। 4. शक्तियों का पृथक्करण। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच जिम्मेदारियों को विभाजित करके शक्ति के संकेंद्रण को रोकता है। 5. प्रतिनिधित्व। द्विसदनीय विधायिका सुनिश्चित करती है कि जनता और राज्यों दोनों का प्रतिनिधित्व हो। 6. स्थिरता और निरंतरता। संसदीय प्रणाली स्थिरता और निरंतरता प्रदान करती है। 7. जवाबदेही और पारदर्शिता। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो, पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। संक्षेप में, भारत की राजनीतिक संरचना लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने, क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करने, कानून के शासन को सुनिश्चित करने और स्थिर शासन प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह एक मजबूत ढांचा है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को फलने फूलने की अनुमति देता है। इस एपिसोड में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारे देश के बारे में और अधिक दिलचस्प कहानियों के लिए। तब तक, जय हिंद।